हेलो जी। मैं आपको एक नई वीडियो के साथ अपने चैनल में वेलकम करता हूं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का रिलेशनशिप बताऊंगा डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ। तो आप जो पहली एग्जांपल देख रहे हैं, इसमें क्या है कि एक मैग्नेट है जो स्प्रिंग के साथ अटैच है। और जब इसको वर्टिकल पोजीशन में थोड़ा नीचे करके छोड़ देंगे तो इट विल ओसिलेट। और ये मैग्नेट ओसिलेट हो रहा है इनसाइड दिस कॉइल। अब आप सोच रहे होंगे कि जब ये कॉइल के अंदर ओसिलेट करेगा मैग्नेट, तो कॉइल के साथ जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, जो कॉइल के साथ लिंक कर रहा है, वो चेंज होगा। तो जब कॉइल के साथ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो कॉइल के अंदर इंड्यूस ईएमएफ बनेगा। अच्छा, अगर आपने स्विच को क्लोज नहीं किया हुआ, ये स्विच है, इसको क्लोज नहीं किया हुआ, इंड्यूस्ड ईएमएफ इस कॉइल के अंदर तो बन जाएगा, लेकिन इस कॉइल के अंदर करंट प्रोड्यूस नहीं होगा, क्योंकि पाथ कंप्लीट नहीं है। जब करंट प्रोड्यूस नहीं होगा तो इसका मतलब मैग्नेट की ऑसिलेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट की वजह से जो एनर्जी लॉस होगी वो अब नहीं हो रही होगी। तो अगर आप यहाँ पे इसका ग्राफ प्लॉट करें, जब तक स्विच क्लोज नहीं है, और आप मैग्नेट के डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ प्लॉट करें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आपके पास मैग्नेट का डिस्प्लेसमेंट जो है इन द वर्टिकल पोजीशन, वो इस तरह होता जाएगा। इट्स द ग्राफ ऑफ डिस्प्लेसमेंट। लेट्स हैव अ शो। आप द एम्पलीट्यूड रिमेन सेम। जब आप स्विच को क्लोज करते हो तो क्या होता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से इस रजिस्टर में से करंट फ्लो होता है। अब करंट फ्लो होने की वजह से आपको पता है जहां पे करंट होगा तो फिर एनर्जी डेसिपेट होगी, और एनर्जी पावर का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर इंटू आर। सो करंट जब इस रजिस्टर में से फ्लो होगा तो एनर्जी जो डेसिपेट होगी इन द फॉर्म ऑफ हीट, दैट विल बी इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी, दैट इज पावर इंटू टाइम। सो ये एनर्जी डेसिपेट हो रही है, ये एनर्जी कहाँ से आ रही है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के साथ अगर इसको अपलिंक करें तो दिस एनर्जी इज टेकन फ्रॉम द मैग्नेट। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट बात कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन, फैराडे लॉ के मुताबिक इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा क्योंकि मैग्नेट इस कॉइल के अंदर ऑसिलेट कर रहा है। और फिर स्विच आपने क्लोज किया है तो इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा, और इंड्यूस्ड करंट की वजह से एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट डेसिपेट होगी करंट की वजह से। जब वो एनर्जी डेसिपेट होगी तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दिस एनर्जी इज टेकन फ्रॉम द मैग्नेट। सो मैग्नेट की ऑसिलेशन स्लो हो जाएगी। तो जब आप स्विच क्लोज करते हो तो उसके बाद इसकी टाइम पीरियड रिमेन सेम, बट द एम्पलीट्यूड डिक्रीजेस। ये आपको पता है कि डैम्पिंग में टाइम पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो इस वक्त, इस टाइम पे आपने क्या किया है? आफ्टर दिस टाइम आपने स्विच को क्लोज किया है, और जिसकी वजह से इसका एम्पलीट्यूड कम हो रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि जी एम्पलीट्यूड का एनर्जी के साथ क्या रिलेशन है? तो आपने देखा है ऑसिलेशन के उसमें कि जो एनर्जी होती है, दैट इज 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर। So energy is proportional to energy of an oscillating body is proportional to the square of its amplitude. So if energy of this oscillating body is decreasing, so एनर्जी डिक्रीज होने की वजह से इट्स एम्पलीट्यूड विल डिक्रीज। तो ये कैम्ब्रिज में 4 नंबर का ये क्वेश्चन आता है कि यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड फेराडे लॉ एक्सप्लेन करें कि अब इसका एम्पलीट्यूड क्यों कम हो रहा है। तो आपने कहना है कि जब मैग्नेट इस कॉइल के अंदर मूव कर रहा है, जिसकी वजह से कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो चेंज हो रहा है, और चेंज होने की वजह से फैराडे लॉ के मुताबिक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है। और इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से जो इस कॉइल के अंदर करंट प्रोड्यूस होता है, क्योंकि पाथ कंप्लीट है, और उस करंट की वजह से जो है एनर्जी
डेसिपेट होती है हीट की फॉर्म में। सो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी कहाँ से आई? ये एनर्जी उस मैग्नेट की एनर्जी से आई। फॉर एग्जांपल पहले इसका एम्पलीट्यूड जो था वो ये था, इस ऑसिलेटिंग बॉडी की, इस मैग्नेट की एनर्जी लेट से आपके पास 2 जूल थी, जिसकी वजह से इसका एम्पलीट्यूड जो है वो आपके पास कांस्टेंट है। अब जब रेजिस्टर की एक सर्टेन वैल्यू है, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ, और इस फार्मूले के मुताबिक एनर्जी जो आपके पास है, एक गिवन टाइम में जो आपके पास एनर्जी है, वो जो हीट की फॉर्म में डेसिपेट हुई है वो लेट से 0.5 जूल हुई है। अब इस ऑसिलेटिंग बॉडी के बाद कितनी एनर्जी रहेगी? 1.5 जूल। अब 1.5 जूल, क्योंकि ये टाइम के साथ साथ हीट डेसिपेट होती जा रही है, टाइम के साथ साथ इस सिस्टम में से एनर्जी ड्रेन आउट हो रही है, जिसकी वजह से इसका एम्पलीट्यूड कंटिन्यूसली डिक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, सो एनर्जी ड्रेन हो रही है जिसकी वजह से इसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो रहा है। अब सवाल ये है कि क्या रजिस्टर की वैल्यू को चेंज करने से इसके डैम्पिंग पे कोई फर्क पड़ेगा? तो अब आपने कौन सा सवाल इसमें कंसेप्ट यूज करना है कि आपको पता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ तो सेम है। इंड्यूस्ड ईएमएफ किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? इसकी ऑसिलेशन पे। अकॉर्डिंग टू फेराडे लॉ, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है दैट इज प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स लिंकेज। दैट इज प्रोपोर्शनल टू, वेट ए सेकेंड, माई स्क्रीन स्टॉप। ओके, मैं आपको बता रहा था कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डेल्टा एन फाई divided by delta t. That is, according to Faraday law, induced EMF is directly proportional to the rate of change of magnetic flux linkage. So the rate of magnetic flux linkage depends on the motion of that magnet, or and the number of turns over here, that is same. Induced EMF same produce हो रहा है। क्या R को increase करेंगे तो अब एनर्जी डेसिपेशन टाइम के साथ बढ़ जाएगी या क्या होगा? आपको पता है कि R को डिक्रीज करने से या इंक्रीज करने से करंट पे भी फर्क पड़ जाएगा। तो लिहाजा आप ये फार्मूला इस्तेमाल नहीं कर सकते। यू आर अनएबल टू यूज दैट बिकॉज नाउ टू थिंग्स आर चेंजिंग। व्हेन यू विल चेंज द रेजिस्टर, करंट विल आल्सो चेंज। सो आपको नहीं पता चलेगा कि ओवरऑल इफेक्ट क्या होगा। तो आपने पावर का फिर आपने ये फार्मूला इस्तेमाल करना है, पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, वेयर वी इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ। सो इंड्यूस्ड ईएमएफ, so the energy will become, energy is power into time, that is v square over r into t। अब बच्चों देखें, जब आप रेजिस्टर की वैल्यू को इंक्रीज कर देते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ आपके पास सेम है, तो रेजिस्टर की वैल्यू को इंक्रीज करने से आपकी जो एनर्जी का जो लॉस है या एनर्जी डेसिपेशन हो रही है इन टर्म्स ऑफ हीट, वो आपके पास रिड्यूस हो जाएगी। रेजिस्टर इंक्रीज करेंगे तो एनर्जी लॉस विल डिक्रीज। सो इन अदर वर्ड्स, जो डैम्पिंग होगी वो डिक्रीज होगी। डैम्पिंग विल डिक्रीज। जो एम्पलीट्यूड का पहले जितना डिक्रीज आया था, अब जो है अगर उसको ड्रा करना पड़े तो वो फिर डैम्पिंग डिक्रीज होने का मतलब ये है कि एम्पलीट्यूड का लॉस पहले जितना नहीं है, थोड़ा सा कम है। अगर रेजिस्टर की वैल्यू को वो कहता है इंक्रीज कर दिया है, तो फिर हीट लॉस जो है वो आपके पास क्या होगा कि रेजिस्टर की वैल्यू को अगर आप डिक्रीज करेंगे तो फिर आपके पास जो है एनर्जी लॉस जो है वो मैक्सिमम होगा। तो अगर शॉर्ट सर्किट कर दो तो फौरन से मैग्नेट को ये रोक देगा। ठीक है, अब देखें जैसे स्विच आपका ओपन होता है फॉर एग्जांपल, दैट मीन कि आपके पास रेजिस्टेंस जो है वो इन्फिनिट होती है, और रेजिस्टेंस इन्फिनिट होगी तो दैट मीन्स कि अगर समथिंग ओवर इन्फिनिट आपको पता है जीरो होती है, तो एनर्जी जो लॉस हो रही है वो नहीं होगी। तो इसका मतलब ये है कि मैग्नेट में कोई डैम्पिंग नहीं होगी। अच्छा जी, अब दूसरी सिचुएशन करते हैं कि अगर आपके पास दो पाइप हैं, एक आपके पास है प्लास्टिक ट्यूब, दूसरी है एल्यूमिनियम ट्यूब, और दोनों की लेंथ सेम है,
दोनों में मैग्नेट ड्रॉप करते हो, सेम स्ट्रेंथ के मैग्नेट्स हैं। तो ऑब्जर्वेशन ये है कि क्या मैग्नेट नीचे ट्यूब से पास होने में सेम टाइम लेंगे या डिफरेंट। सो आंसर इज डिफरेंट। किस में टाइम ज्यादा लगेगा, इसमें टाइम ज्यादा लगेगा, मोर टाइम टू मूव इन दिस ट्यूब, और इसमें लेस टाइम लगेगा। अब इस ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन करना है कि व्हाई। देखें, आप लोग भी सोच रहे होंगे, आपको प्रोसेस करना चाहिए कि जब मैग्नेट इसमें से गुजरता है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो इस जो ट्यूब के साथ लिंक है वो कट होती हैं। ठीक है, वो कट होने की वजह से इस एल्यूमिनियम ट्यूब के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होता है। अब चूंकि एल्यूमिनियम ट्यूब में इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होने की वजह से इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा, वेर एज प्लास्टिक ट्यूब में इंड्यूस करंट नहीं होगा, जिसकी वजह से प्लास्टिक ट्यूब के अंदर कोई हीट लॉस नहीं होगा, कोई एनर्जी लॉस नहीं होगी। एल्यूमिनियम ट्यूब के अंदर करंट्स के जनरेट होने की वजह से जो है वो एनर्जी, फिर आपने लिंक करना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के साथ। आपने कहना है ड्यू टू द मोशन ऑफ मैग्नेट इन एल्यूमिनियम पाइप इंड्यूस्ड करंट विल बी जनरेटेड इन द एल्यूमिनियम ट्यूब, क्योंकि वो कंडक्टर है, और इंड्यूस्ड करंट की वजह से energy is lost and that energy is taken from the magnet, so the motion of magnet will become slow, और जिसकी वजह से इसमें ज़्यादा टाइम लेगा। और ये आप इसको खुद भी डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं या यूट्यूब पे भी आप देख सकते हैं कि इसमें वाज़े फ़र्क होता है। तीसरा होता है कि अगर आपके पास ये मेटल डिस्क है एंड दैट इज रोटेटिंग इनसाइड द पोल्स ऑफ मैग्नेट, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट भी हो सकता है, ये परमानेंट मैग्नेट भी हो सकता है। लेट्स से दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेट, और ये इसकी ऑसिलेशन की वजह से क्या होगा। अब जब ये मेटल डिस्क इस मैग्नेट के पोल्स के अंदर से ऑसिलेट करेगा तो क्या होगा, जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं जो मेटल डिस्क उसको काटेगा। जब मेटल डिस्क उन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करेगा तो अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ मेटल डिस्क के ऊपर इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होंगे, इंड्यूस करंट जनरेट होंगे, जिनको एडी करंट भी कहते हैं। वो डिस्क के ऊपर सर्कुलर फॉर्म में होते हैं। अब उनकी वजह से इस मेटल डिस्क के ऊपर हीट जनरेट होगी। अब मेटल डिस्क की एनर्जी क्या हो रही है, वो हीट लॉस में, हीट की फॉर्म में डेसिपेट हो रही है, जिसकी वजह से अब मेटल डिस्क जो ऑसिलेट कर रही थी, अब उसकी चूंकि वो लेस एनर्जी के साथ ऑसिलेट हो रही होगी, और जब एनर्जी उसकी कम होगी तो उसका एम्पलीट्यूड जो है वो टाइम के साथ साथ कम हो रहा होगा। तो इसका भी ग्राफ ऐसा ही बनेगा। मेटल डिस्क जब ऑसिलेट कर रही है तो उसका एम्पलीट्यूड जो है वो अब डिक्रीज होगा, और यही कंसेप्ट को यूज करते हुए आप क्या करते हो, एडी ब्रेक्स को बनाते हो। ठीक है, तो ये कुछ सिचुएशंस थी जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, फैराडे लॉ, इनको आपस में लिंक कर रही थी। थर्ड ये है कि आप इसमें ये भी कर सकते हो कि अगर आपके पास ये नीचे आपके पास एक डिस्क है, और ये डिस्क कॉपर की हो सकती है, एल्यूमिनियम की हो सकती है। ठीक है, एल्यूमिनियम की लेट्स से ये डिस्क है, और इसके ऊपर आप एक मैग्नेट ड्रॉप करते हो। तो ये मैग्नेट जब ड्रॉप करोगे ना इसके ऊपर, जब ये इसके क्लोज आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके साथ जो है वो चेंज होंगी, कट होंगी, और एज अ रिजल्ट यहाँ पे करंट जनरेट होंगे। करंट जनरेशन की वजह से जो है हीट लॉस होगी, और दैट एनर्जी इज टेकन फ्रॉम दिस मैग्नेट, जिसकी वजह से ये जो है इसके करीब आएगा तो ये काफ़ी स्लो हो जाएगा। अब आपके साथ एक नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, इसको लाइक भी करें, और ताकि मेरी आवाज़ दूर तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच।